हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम करेंगे 19 मई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अपने प्रश्नों की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। लर्निंग बुक की फैमिली जितनी ही स्ट्रांग होगी, लर्निंग बुक के जितने ही अधिक मेंबर होंगे, हम आप सभी के लिए उतने ही अधिक और भी नॉलेजेबल वीडियोज़ को प्रोवाइड करा सकेंगे। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल का आज पहला वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे लर्निंग बुक चैनल का हिस्सा बन जाएं, जिससे जो भी नई वीडियोज अपलोड हो लर्निंग बुक पे उसकी नोटिफिकेशन उन तक समय से पहुंच सके। और एक अनाउंसमेंट जो ये है कि वो लर्निंग बुक चैनल पे चैनल के प्रत्येक करंट अफेयर वीडियो के साथ जो इसकी लास्ट स्लाइड होती है उसमें स्टैटिक जीके को भी कवर किया जा रहा है। स्टैटिक जीके के 4 से 5 क्वेश्चन प्रत्येक करंट अफेयर वीडियो के साथ अटैच होता है। ये वन लाइनर फॉर्म में होता है, यानी कि इसका क्वेश्चन लिखा होता है, सामने उसका आंसर लिखा होता है। आइए फिर शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, उस विभाग का नाम बताइए जिसने नई कंपनी सेफ जॉब और सिकीफाई के साथ शक्ति सुरक्षा स्टोर पहल शुरू करने के लिए भागीदारी की है। भारत सरकार का उपभोक्ता मामले का विभाग ने सिकीफाई और सेफ जॉब के साथ मिलकर शक्ति सुरक्षा स्टोर पहल की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत ये जो दोनों स्टार्टअप कंपनियां हैं, सेफ जॉब और सिकीफाई, किराना स्टोर के ओनर्स और एम्प्लॉय को कोविड-19 से बचाव के लिए प्रशिक्षित करेंगे कि कैसे ओनर और जो दुकान के ओनर हैं और जो दुकान के एम्प्लॉय हैं कैसे दुकान के खुलने के समय से और बंद होने के समय तक खुद सेफ्टी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, साथ ही साथ कस्टमर को भी सेफ्टी गाइडलाइन को फॉलो कराएंगे। ये सेफ्टी गाइडलाइन प्रोटोकॉल फसाई यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। इस गाइडलाइन में रिटेल शॉप यानी कि जो खुदरा व्यापारी है, खुदरा व्यापारी के दुकानों पर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीनिक को मेंटेन करना है, इसके बारे में ये गाइडलाइन जारी होगी। इस इनिशिएटिव पर ही आरोग्य सेतु ऐप पर इस इनिशिएटिव के दौरान ही आरोग्य सेतु ऐप पर किसी भी व्यक्ति के नज़दीक के सुरक्षा स्टोर के बारे में भी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। सिकीफाई और सेफ जॉब ट्रेनिंग एक्सपर्ट के माध्यम से ओनर और एम्प्लॉय को ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे और साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराएंगे। फसाई यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी चेयरपर्सन रीता तिवतिया हैं। फसाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधीन कार्य करता है। और जो उपभोक्ता मामले का विभाग है, ये उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अधीन आता है। उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहले राज्य का नाम बताइए जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। FIR आपके द्वार की योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार देश का पहला राज्य है जो पुलिस वैन को आपके घर भेजेगा। अगर आपको कोई FIR फाइल करानी है तो आप फ़ोन करेंगे, पुलिस आपके घर आएगी और आपके घर पे ही FIR दर्ज करेगी। मध्य प्रदेश ही पूरे देश का पहला ऐसा भी राज्य है जिसने मिड डे मील के राशन को घरों तक पहुंचाने की योजना बनाई है। यानी कि लॉकडाउन के दौरान जब जो मिड डे मील योजना चलती है उसमें छात्र छात्राएं स्कूल में जो भोजन प्राप्त करते थे, तो अभी स्कूल बंद चल रहे हैं, इस वजह से उनके हिस्से का राशन उनके घर पर पहुंचाया जाएगा ताकि छात्र छात्राएं अपना भोजन दोपहर का जो मिड डे मील था वो अपने घर पे ही कर सकें। राशन पहुंचाया जाएगा और उनके पेरेंट्स उसको बना के छात्रों को खिलाएंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 के आधुनिक एम्बुलेंस भी लॉन्च किया गया है। जिला स्तर पर देश में ये अनोखी पहल थी। इस एम्बुलेंस का नाम संजीवनी रखा था मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला प्रशासन ने। मध्य प्रदेश सरकार ने 50 लाख इंश्योरेंस पुलिस, डॉक्टर, हेल्थ वर्कर के साथ साथ ही जो भी इंगेज है कोविड-19 महामारी के दौरान अपने जॉब में, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये अनाउंस किया था।
और केंद्र सरकार द्वारा तो पहले से ही अनाउंस किया गया था कि 50 लाख रुपए डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स को मिलेंगे अगर उनकी डेथ होती है कोविड-19 के वजह से। और मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के लक्षण वाले रोगियों के रक्त का ऑक्सीजन स्तर और हृदय की धड़कन की दर पर नजर रखने के लिए प्राणवायु नाम की पहल शुरू करने वाले शहर का नाम बताइए। प्राणवायु नाम की पहल शुरू करने वाले शहर का नाम बेंगलुरु है। बेंगलुरु का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने प्राणवायु नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इसमें उन सारे पेशेंट के ब्लड में ऑक्सीमीटर की मदद से ऑक्सीजन लेवल को चेक किया जाएगा, साथ ही साथ उनके जो हृदय की धड़कनें हैं, जो हार्ट बीट का रेट है, उसे चेक किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, इन्फ्लुएंजा सर्दी यानी कि सर्दी कोविड-19 के केस में भी होती है और एक साधारण सर्दी भी होती है, परंतु कोविड-19 के केस में क्या होता है कि इसमें ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है, गिर जाता है। और जब कोविड-19 में ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है ब्लड में और हृदय की धड़कनें तेज चलने लगती हैं, तो इस वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। और फिर क्या होता है कि और सर्दी के केस में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये शुरुआती दौर में तो ये नहीं पता चल पाता कि ये कॉमन सर्दी, कॉमन इन्फ्लुएंजा है या फिर कोविड-19। इसी वजह से शुरुआत से ही प्राणवायु पहल के तहत इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों से पीड़ित रोगियों के ब्लड में ऑक्सीजन लेवल और साथ ही साथ उनके हृदय की धड़कनों को चेक करेगा बेंगलुरु का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विश्व संगठन का नाम बताइए जिसने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज और नर्सिंग नाउ के साथ साझेदारी करके पहली द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग 2020 रिपोर्ट जारी की है। एक मिनट पीछे के क्वेश्चन में कुछ और फैक्ट्स भी देख लेते हैं कि बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल है। येदियुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। साथ ही साथ यहाँ के गवर्नर वाजुभाई रुदाभाई वाला हैं। और जो नगर पालिका होती है कहीं की, ये थर्ड स्टेज ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी कि पहली तो सेंट्रल स्टेट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, फिर स्टेट की गवर्नमेंट हो गई, और जो तीसरे स्टेट की गवर्निंग बॉडी होती है वो वहाँ की नगर पालिका होती है। बेंगलुरु में एक और 100% कैशलेस बस सेवा भी शुरू कर दी गई है। ये पूरी तरीके से डिजिटल होगा। बसों में जो बैठेगा उसे डिजिटल रूप से ही बसों के किराए का भुगतान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विश्व संगठन का नाम बताइए जिसने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स और नर्सिंग नाउ के साथ साझेदारी करके पहली द स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग 2020 रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट को जारी करने वाला है WHO। इस रिपोर्ट में WHO ने बताया कि पूरे विश्व में 28 मिलियन नर्स हैं। 28 मिलियन नर्स प्रेजेंट टाइम में पूरे वर्ल्ड में हैं। फिर भी अगर मानकों के अनुसार देखा जाए तो अभी भी पूरे विश्व में 6 मिलियन नर्सों की कमी है। ये 6 मिलियन नर्स पूरे विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग की कमी होगी, यानी कि पूरे विश्व में 6 मिलियन नर्सों की कमी है। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके डायरेक्टर जनरल अधोनम टेड्रोस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन और इसकी साझेदार एजेंसियों द्वारा कमजोर देशों के भीतर अनिवार्य रूप से कितने फंड का मूल्य बताया जा रहा है? ये जो फंड का मूल्य ये लोग बता रहे हैं, ये 6.7 बिलियन US$ है। इसको समझिए ये क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड नेशन और इसके साझेदार एजेंसियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए जो कमज़ोर देश हैं, उन पूरे विश्व में जितने कमज़ोर देश हैं उनके लिए संयुक्त राष्ट्र को 6.7 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है। और उन्होंने विभिन्न देश की सरकारों से, उद्योगपतियों से, कंपनियों से और जो अरबपति हैं उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि वो यूनाइटेड नेशन को फंड दें। और उन्होंने अपील की है कि अगर वो फंड देंगे तो हम इन कमज़ोर देशों की मदद कर सकेंगे। यानी कि इनके अनुसार, यूनाइटेड नेशन के अनुसार, पूरे विश्व के कमज़ोर देशों को कोविड-19 से लड़ने के लिए
6.7 बिलियन यूएस डॉलर की आवश्यकता है और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए यूनाइटेड नेशन ने देश की सरकारों से, उद्योगपतियों से, कंपनियों से फंड देने की अपील की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के तहत सदस्यता नामांकन का पुरुष से महिला अनुपात क्या है जिसने हाल में ही 5 साल पूरे किए। अटल पेंशन योजना स्टार्ट की गई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। इसमें क्या था कि जो भी व्यक्ति 60 वर्ष से ऊपर का हो जाएगा, पुरुष या महिला, उसे केंद्र सरकार द्वारा 1,000 से लेके मैक्सिमम 5,000 रुपये तक की पेंशन प्रदान की जाएगी। इसमें क्या था कि इसको कोई भी व्यक्ति ले सकता था जो 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में जिसकी आयु हो, यानी कि अगर 40 वर्ष आयु वाला लेता है तो उसे 20 साल इसका प्रीमियम देना होता था। वो क्या है प्रीमियम, यानी कि हर साल आपको गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पैसे जमा करने होते अटल पेंशन योजना के तहत। अब इसमें आप जितने पैसे जमा करते उसका आधा पैसा गवर्नमेंट जमा करता है। जैसे अगर आप प्रत्येक वर्ष आप 30 साल की उम्र के हैं और प्रत्येक वर्ष आप 1,000 रुपये अटल पेंशन योजना में जमा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 500 रुपीज़ और जमा करेगी, यानी आपका कुल 1500 रुपीज़ जमा होगा अटल पेंशन योजना में। और जब आप 60 ईयर के हो जाएंगे तो आपके जमा राशि के अनुरूप ही आपको गवर्नमेंट पेंशन देगी। ये पेंशन की राशि 1,000 से 5,000 के बीच में होगी। और लेकिन इसमें क्या है कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो या तो मैक्सिमम 50% है या फिर मैक्सिमम 1,000, दोनों में जो कम होगा गवर्नमेंट वो करेगी। यानी कि जैसे अगर आप 5,000 रुपये हर साल जमा कर रहे हो अटल पेंशन योजना में, तो ही गवर्नमेंट आपको 1,000 जमा करेगी, यानी फिर आपके हिस्से का 6,000 रुपये ही सिर्फ जमा होगा। और अगर आप सिर्फ 2,000 जमा कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपके हिस्से का 1,000, यानी कि 50% या फिर 1,000, दोनों में से जो भी राशि कम होगी गवर्नमेंट उसे ही जमा करेगी आपके हिस्से का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें कितने महिला और कितने पुरुष का अनुपात है। इसमें जो अनुपात है वो 57:43 का है, यानी 57 पुरुष और 43 महिलाएं का अनुपात है। अभी तक जो नामांकन हुआ है अटल पेंशन योजना में पिछले 5 सालों में, 2015 में लॉन्च हुई, 2020 में, 5 सालों में 57:43 का रेशियो है, पुरुष 47 और महिला 43 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो दूसरी बार मई 2020 के लिए मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में सेवा के लिए तैयार है। ये हैं कुमार संगकारा। कुमार संगकारा श्रीलंका के पूर्व कप्तान हैं। ये मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के लिए दूसरी बार प्रेसिडेंट के तौर पे कार्य करने के लिए तैयार हैं। कोविड-19 की वजह से इनके कार्यकाल को बढ़ाया जा रहा है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इन 3 देशों का एक क्रिकेट क्लब है जिसे मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब बोलते हैं। इसकी स्थापना 1787 में हुई थी, यानी कि ये बहुत ही पुराना क्रिकेट क्लब है। कुमार संगकारा जो कि इसके अध्यक्ष हैं, वो पहले नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट हैं मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के। मेरीलेबोन का हेडक्वार्टर लंदन, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने एशिया ओशिनिया जोन के लिए फेड कप हर्ट अवार्ड 2020 जीता है। जो लोग रेगुलर क्वेश्चन को कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें ये पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये क्वेश्चन को कराया था कि कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जो फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है। इसमें नॉमिनेशन के बाद जनता द्वारा और फिर वहाँ का जो एक मतलब पूरा का पूरा इनका जो ग्रुप होता है जनता द्वारा, और साथ ही साथ जो कमेटी बनती है वोटिंग कमेटी, उसके द्वारा वोट होता है और फिर चुनाव किया जाता है कि कौन विजेता है। तो उसमें भारत के लिए पहली बार चुनी गई थी सानिया मिर्जा, और सानिया मिर्जा ने ही वोटिंग के दौरान भी फेड कप हर्ट अवार्ड को जीत लिया है। सानिया मिर्जा पहली भारतीय बनी जो कि एशिया जोन के लिए फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई, और सानिया मिर्जा ही पहली भारतीय बनी जो कि फेड कप हर्ट अवार्ड को जीता है 2020 में। और सानिया मिर्जा ने वोटिंग में इंडोनेशिया की 16 वर्षीय न्यूग्रोहो को हराया है। और फेड कप हर्ट अवार्ड ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा सालाना दिए जाने वाला
अवार्ड है, इसमें महिलाओं को ही ये अवार्ड दिया जाता है सिर्फ। और जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर है ये लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 2020 के अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन द्वारा शुरू किए गए डिजिटल सम्मेलन का नाम बताइए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पे जो डिजिटल सम्मेलन की शुरुआत हमारे प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने की, उसका नाम है रीस्टार्ट, RESTART। रीस्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? रीस्टार्ट का फुल फॉर्म है रीबूट द इकोनॉमी इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। रीबूट का क्या फुल फॉर्म है? रीबूट का फुल फॉर्म है रीबूट द इकोनॉमी इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। 11 मई को क्या हुआ था? 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 11 मई 1998 को ही भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया था और इसके बाद भारत परमाणु संपन्न देश बना था। तो 1998 में ये भारत परमाणु सफल परीक्षण किया और 1999 से ही ये दिवस मनाया जाने लगा। उस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो जो शुरुआत हुई है डिजिटल सम्मेलन की राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 2020 के अवसर पर, उसका नाम है रीस्टार्ट, जिसका फुल फॉर्म है रीबूट द इकोनॉमी इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। रीस्टार्ट का फुल फॉर्म मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, रीबूट द इकोनॉमी इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के केंद्रीय विकास मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा संबोधित भारत बांग्लादेश आभासी सम्मेलन का आयोजन किया? एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा ये आयोजित किया गया। हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री, केंद्रीय विकास मंत्री जितेंद्र सिंह हैं। इन्होंने एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित आभासी सम्मेलन में भाग लिया और संबोधन किया। इस संबोधन में जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 से उभरने के बाद अर्थव्यवस्था, व्यापार, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के सहयोग से नए प्रतिमान स्थापित करने की बात कही। भारत की बांग्लादेश में जो उच्चायुक्त हैं रीवा गांगुली दास, वे भी इस वर्चुअल सम्मेलन का हिस्सा बनी थी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आभासी सम्मेलन का आयोजन किया था एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा को बहाल करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आदेश दिया। किस मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में यह समिति गठित किया गया? यह समिति गठित की गई है गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के अध्यक्षता में। पिछले वर्ष जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया तो केंद्र सरकार ने सुरक्षा के मद्देनज़र वहां से इंटरनेट सेवा को रोक दिया। जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा को रोक दिया गया था। लेकिन कोविड-19 की स्थिति के मद्देनज़र जम्मू कश्मीर में 4G सेवा को बहाल कराने के लिए मीडिया फाउंडेशन द्वारा एक याचिका दायर की गई। इन्होंने अपनी याचिका में कहा कि कोविड-19 के दौरान जम्मू कश्मीर के लोगों का भी ये हक है कि वो कोविड-19 से का लगातार अपडेट नेट के थ्रू पाएं। इसीलिए उन्होंने नेट 4G इंटरनेट को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आदेश दिया। उसी उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं हमारे गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। जम्मू कश्मीर भारत की यूनियन टेरिटरी है। यहाँ की 2 राजधानी है। गर्मियों के दिनों में जो राजधानी होती है वो श्रीनगर होती है। साथ ही साथ जब सर्दी आती है तो यहाँ की राजधानी जम्मू हो जाती है। और जो भी यूनियन टेरिटरी होती है वहाँ उपराज्यपाल होते हैं, राज्यपाल नहीं होते। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां सैंपल पंजीकरण प्रणाली SRS के अनुसार शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की संख्या सबसे अधिक है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की संख्या सबसे अधिक भारत के
मध्य प्रदेश राज्य में है। 2018 की जो रिपोर्ट है जिसे केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में जारी किया है, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में प्रत्येक 1000 जन्म पे 48 मौतें हो जाती हैं। मतलब शिशुओं की जो, अगर 1000 शिशु जन्म ले रहा है मध्य प्रदेश में, तो उसमें से 48 की डेथ हो जाती है। और जबकि जो नेशनल पूरे देश का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, उसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी दिया है, ये 32 है। यानी कि पूरे देश में 1000 लोगों के जन्म पे जो डेथ होती है वो 32 बच्चों की होती है। यानी अगर 1000 बच्चों ने पूरे देश में जन्म लिया तो उसमें से 32 की डेथ हो जाती है। जबकि ये केरल में जो है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 48 है। सॉरी, मध्य प्रदेश में ये 48 है। केरल इस सूची में 7 अंक है। मतलब कि केरल में 1000 बच्चों के जन्म पे सिर्फ 7 की मौत होती है, जबकि नागालैंड में 1000 बच्चों के जन्म पे 4 की मौत होती है। मैं पूरे क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है, ये है 48। 1000 बच्चों के जन्म पे 48 बच्चों की डेथ हो जाती है मध्य प्रदेश में। हमारे भारत का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, यानी कि पूरे भारत में 1000 बच्चों के जन्म पे 32 बच्चों की मौत हो जाती है। और केरल जो है, केरल में 1000 बच्चों पे सिर्फ 7 बच्चों की मौत होती है। साथ ही साथ नागालैंड में 1000 बच्चों के जन्म पे सिर्फ 4 बच्चों की मौत होती है। तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ओडिशा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन का नाम क्या है, जिसे छात्र समुदाय के संकट को दूर करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा शुरू किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा शुरू किया गया ये हेल्पलाइन का नाम है भरोसा। छात्रों की मदद के लिए, छात्रों को भावनात्मक सेवाएं प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा की गई है। जो कोविड-19 के दौरान सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो इस समय छात्रों को एक मानसिक भावनात्मक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया है केंद्रीय ओडिशा के विश्वविद्यालय में। जब इसका पायलट चरण हुआ, पायलट चरण क्या होता है, जैसे कोई प्लान का इम्प्लीमेंटेशन से पहले उसका ट्रायल जो होता है उसे पायलट चरण बोलते हैं। तो पायलट चरण में इसमें 400 से अधिक काले प्राप्त हुई, यानी कि कुछ घंटे के लिए इसे शुरू किया गया और लोगों को जैसे पता चला लोग इस पर कॉल करने लगे। केंद्रीय उड़ीसा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आई राम वर्मम हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने 2 उपग्रह जियोंग 201 और 02 नाम से लॉन्च किया है और अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार प्रौद्योगिकी का परीक्षण करता है। चाइना ने अंतरिक्ष आधारित 2 उपग्रह जिनके नाम है जियोंग 201 और जियोंग 202 है, इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि ये इंटरनेट और कम्युनिकेशन को चेक करके चाइना के इंटरनेट और कम्युनिकेशन को और मजबूती प्रदान करेगा। तो जो 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं चाइना ने, उसका नाम है जियोंग 201, जियोंग 202। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करने जा रहे देश का नाम बताइए। फीफा अंडर 17 फुटबॉल कप की जो मेजबानी करेगा देश, वो है भारत। इंडिया पहले नवंबर 2020 में, ये कप अभी नवंबर 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के मद्देनज़र इसे पोस्टपोन करके फरवरी मार्च 2021 में पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये इंडिया में तब भी हो रहा था, और इंडिया में अभी जब ये फरवरी मार्च में होगा अगले साल 2021 में, तब भी ये इंडिया में ही होगा। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा एथलीट दीपा मलिक, जिन्होंने पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होने की घोषणा कर दी, वह किस खेल से जुड़ी थी? दीपा मलिक शॉट पुट खेल से जुड़ी थी। ये दीपा मलिक पहली भारतीय महिला है जिन्होंने भारत के लिए पैरा ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता था, और इन्होंने जो भारत के लिए पहला मेडल जीता था ये सिल्वर मेडल था।
दीपा मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। दीपा मलिक ने पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होने की घोषणा खुद कर दी। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है। दीपा मलिक ने 49 साल की उम्र में अपने पद को छोड़ने की घोषणा की और ये शॉटपुट खेल भारत के लिए खेलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 थीम नर्सेस ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ के साथ कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। यह वर्ष 12 मई के दिन ही बर्थ एनिवर्सरी होती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। एक ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर थी। इनको लेडी विद द लैम्प नाम से भी जानते हैं। जब क्रीमिया वॉर हुआ था 1853 से 1855 के बीच, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने वहाँ के वार में घायलों के इलाज के लिए बहुत सारी नर्सों को अपने अकेले दम पे ट्रेनिंग दी और उन घायलों का इलाज किया। तभी से इन्हें लेडी विद द लैम्प नाम दिया गया, क्योंकि ये रात में भी पूरा कार्य करती थी लोगों के साथ और लोगों को ट्रेंड किया इन्होंने। जो ये क्रीमिया वार हुआ था ये ब्लैक सी के आसपास कहीं पे हुआ था। ये 1853 से 1855 2 साल तक ये वार चला था। WHO ने 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ पहले से घोषित करके रखा है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ्स 2020 घोषित किया गया है WHO द्वारा। 12 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के पूर्व गवर्नर का क्या नाम है जिन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के तत्कालिक और माध्यमिक अवधि के प्रभाव का आकलन करने के लिए तमिलनाडु सरकार की 24 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किया? 24 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किया हमारे पूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर सी रंगराजन जी ने। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री पलनीस्वामी हैं और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। जो ये समिति बनाई वहाँ के मुख्यमंत्री पलनीस्वामी ने, इसका उद्देश्य था कि कोविड-19 के बाद प्रदेश सरकार की जो अर्थव्यवस्था है उसको अपेक्षित विकास पथ पर वापस लाया जाए। साथ ही साथ गरीबों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं को जान के उससे संबंधित गरीबों की आवश्यकताओं और ज़रूरतों को जानने के बाद उससे संबंधित उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इसीलिए पलनीस्वामी ने इस समिति का गठन किया था। इस 24 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व श्री रंगराजन ने किया था। इसका उद्देश्य मुख्य था कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे वापस लाया जाए कोविड-19 लॉकडाउन के ख़त्म होने के तुरंत बाद से। यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम आते हैं स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है, भरथप्पू झा जिसे नीला के नाम से भी जाना जाता है भारत के किस राज्य की नदी है? भरथप्पू झा भारत के केरल राज्य की नदी है। नेक्स्ट है, मुकुरुती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुकुरुती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और प्रत्येक वर्ष नर्सेस डे, इंटरनेशनल नर्स डे को 12 मई को मनाया जाता है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। अटल पेंशन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? अटल पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी 2015 में और इसके 5 साल पूरे होने के बाद अभी गवर्नमेंट ने एक डाटा जारी किया है। उसमें उसने बताया कि इसमें जो महिला और पुरुषों की संख्या है वो जो पुरुषों और महिलाओं की संख्या का रेशियो है वो 57:43 है। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा नेशनल
पार्क गुजरात में है और मुकृति राष्ट्रीय उद्यान आपका तमिलनाडु में है। ये आज का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का पोर्शन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।